नमस्कार, मैं हूं स्टीव बटानी। इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य व बीजेपी हरियाणा की कार्य समिति के सदस्य हरेंद्र पाल सिंह राणा। राणा साहब, चुनाव सर पर हैं, 25 मई को मतदान भी है और 4 जून को पूरे देश का डिक्लेयर हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आप तो कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भविष्य के गर्म है, 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल फरीदाबाद के बारे में बताइए कि फरीदाबाद का आपका इलेक्शन कैसा चल रहा है, क्योंकि आप लोग अक्सर दावा करते हैं मैदान खाली है। जो आप बात कह रहे हैं बटानी जी कि मैदान खाली है, देखिए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल जी, भाजपा पार्टी ने उनको तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और उनके कैंडिडेचर को भी डिक्लेयर हुए मुझे लगता है कि 14-15 दिन हो गए हैं। और जहाँ तक दूसरे दल हैं, किसी दल ने भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं चाहे वो हमारे प्रदेश के हैं, किसी भी दल ने अभी तक अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, लगभग वो 100 से ज़्यादा जनसभाएं अब तक कर चुके हैं। और अभी दूसरे दलों का ये हाल है कि वहाँ कैंडिडेट तक घोषित नहीं हुए, वहाँ लड़ने से बड़े बड़े नेता इनकार कर रहे हैं, एक दूसरे को वो टिकट की माला ज़बरदस्ती पहनाना चाहते हैं कि जी इनको दे दीजिए, ये लड़ेंगे, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। दूसरे जो लीडर हैं वो सारे के सारे बचाव कर रहे हैं और भाजपा जो है अपनी चुनावी मोड में है और पूरी तैयारियां भाजपा ने कर रखी हैं। अच्छा, आप राजस्थान के प्रभारी भी रहे थे, तो राजस्थान का कोई एक किस्सा ऐसा याद है कि जिसमें आपको लगता हो कि आपकी मेहनत सफल रही? बिल्कुल, मैं अभी जो राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें अजमेर ज़िले की मसूदा विधानसभा में मैं इंचार्ज था। उस समय जिन सीटों पे चुनाव हो रहा था सारे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सिर्फ एक जगह ही टिकट बदली थी। जिस विधानसभा पे मैं इंचार्ज था वहाँ जो टिकट दे दी गई थी वो उस विधानसभा से बाहर के किसी प्रत्याशी को टिकट दे दी थी। तो वहाँ टिकट मांगने वाले 8 लोग थे, उन 8 लोगों ने विरोध किया और उन्होंने हमें लिख कर भी दिया कि 8 में से हमें किसी को भी टिकट दे दो, हम सब मदद करेंगे और ये जो बाहरी प्रत्याशी हम पे थोपा गया है उसको हमसे छुटकारा दिलाओ। और जिस दिन लास्ट दिन था टिकट घोषणा का, यानी कि जिस दिन एक दिन ही बचा था जिसमें नामांकन किया जाना था, तो मसूदा विधानसभा से प्रत्याशी को चेंज किया और जो लोकल वहाँ के रहने वाले थे वीरेंद्र सिंह कानावत, उनको भाजपा ने टिकट दी। और ये बड़ी कशमकश वाली रात थी, जो आखिरी रात थी जिस दिन घोषणा होनी थी। लगभग 2:30 बजे रात को वहाँ दिल्ली के अंदर बैठक हुई और वहाँ का जो प्रत्याशी था उसका नाम बदला गया और वीरेंद्र सिंह कानावत जी को टिकट दी गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति जो है सितारों से भी चलती है। जो 8 लोग वो टिकट मांग रहे थे, वीरेंद्र कानावत जी एक ऐसे कैंडिडेट थे जो उन 8 में से जिन्होंने बड़े हल्के पने से टिकट मांगी थी और उनके भाग मुकद्दर में ये लिखा था, एक प्लस पॉइंट उनका था कि सब लोग ये कहते थे बहुत बेहद ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है और ये जीतेंगे तो किसी का नुकसान नहीं करेंगे। उनको हम सब साथ लेकर चले और डटकर उन सब लोगों ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और वीरेंद्र सिंह कानावत वहाँ से 26,775 वोटों से उन्होंने अपनी बड़ी जीत दर्ज की। जैसे आप बता रहे हो कि विधायक पद के दावेदार थे, प्रत्याशी थे, टिकट के प्रबल दावेदार थे, चुनाव नहीं लड़े, बाकी साथ दिया उनका प्रत्याशी का। पिछली बार 2019 में भी पलवल में आपने दीपक मंगला का साथ दिया था सभी टिकटार्थियों ने जी, और आपको सफलता भी मिली, 28,000 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार पलवल जिले की तीनों सीटों पर खतरे की घंटी मंडरा रही है बीजेपी के लिए, और आप हथीन के तो प्रभारी भी हैं, आपको तो पता भी होगा कि क्या हाल है आपकी बीजेपी का। नहीं, बीजेपी जो आप कह रहे हैं मैं नहीं समझता कोई घंटी खतरे की घंटी है। पिछली बार पलवल जिले ने अपना 100% परिणाम दिया था, यानी हमारे ज़िले में 3 सीट हैं विधानसभा की, तीनों की तीनों वो भाजपा के पाले में गई थी। और मैं कहता हूँ कि इस समय सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो हरियाणा की सरकार है, और पार्टी का जो संगठन है, जो उसकी संरचना है और जिस तरीके से पार्टी अपना काम कर रही है, ये तीनों की तीनों सीटें भाजपा के पाले में ही रहने वाली हैं। निश्चित तौर पर पलवल जिले में भाजपा का ही परचम लहराएगा। टिकट अगर रिपीट होती हैं तीनों की तीनों, पलवल से दीपक मंगला को, हथीन से प्रवीण डागर को,
और होडल से जगदीश नायर को, तो क्या परिणाम रहेंगे? परिणाम तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो विधानसभा तीनों में पॉजिटिव परिणाम रहेंगे। और टिकट का जो फैसला है वो तो आला कमान का फैसला है, जैसा आला कमान करेगी वो करेगी। अच्छा, कल औरंगाबाद में सीएम नैब सिंह सैनी आ रहे हैं पहली बार, किस लिए आ रहे हैं और इसका कारण क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि जो 90 की 90 हरियाणा के अंदर विधानसभा हैं, सब में अपनी जो है ये चुनावी रैलियां होंगी। और हमारे ज़िले में कल होडल विधानसभा की औरंगाबाद में ये पब्लिक मीटिंग होने के लिए जा रही है। उसके बाद 17 तारीख को इसी महीने और 25 तारीख को इसी महीने, 17 को पलवल में होगी और 25 तारीख को हतीन में होगी। ये मुख्यमंत्री जी का चुनावी सभाएं हैं जो पूरे के पूरे हरियाणा में हो रही हैं। अच्छा, जाट मोहल्ले गांव के चुने जा रहे हैं, ये संयोग की बात कह लें, संयोग की बात कह लें इसको। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो जो स्थान जहाँ पर ये रैली हो रही है, पिछली बार जब 2019 में मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, होडल विधानसभा की जो वहाँ पर जन सभा हुई थी वो इसी गांव में इसी स्थान पर हुई थी। और ये स्थान जो है, मैं ये कह सकता हूँ लकी स्थान है। जब पिछली बार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर इस जनसभा के होने के बाद 6,38,232 वोटों से जीते, तो अब की बार सभा भी उसी लकी स्थान पर हो रही है। अब की बार जो जीत होगी वो 9 लाख के पार होगी। आपने जो नैब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, मनोहर लाल जी की जगह एक कार्ड खेला आपने, कितना सफल रहेगा? क्योंकि मनोहर लाल में ऐसी कौन सी कमी थी जो आपको उनको हटाना पड़ गया? देखो, मनोहर लाल जी को हटाना जो शब्द है वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वो लगभग 9.5 वर्ष तक यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे और अब पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव करनाल से पार्टी लड़ा रही है। और मैं जानता हूँ, और ये मानिए आप, जितना बड़ा कद उनका है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी में और सरकार में काम किया है, उनका कद पार्लियामेंट के चुनाव के बाद और बहुत बढ़ेगा। निश्चित तौर पर पार्टी उनकी सेवाएं बहुत बड़े पैमाने पर लेने जा रही है, मुझे ऐसा आभास होता है। आपको आभास होता है बड़े पैमाने पर सेवाएं लेने जा रही हैं? ऑफ द रिकॉर्ड हमें बीजेपी के लीडर ही बताते हैं कि उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इस उनके ये निश्चित है कि उनको पार्टी बहुत उनका कार्य को देखते हुए उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने जा रही है। पद क्या मिले क्या ना मिले, ये तो जो पार्टी की आला कमान है उसको डिसाइड करना है। परंतु सब कार्यकर्ता ये जरूर समझते हैं वह चुनाव के बाद, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उनका जो कार्यभार रहेगा वो बड़े अच्छे लेवल पे, ऊंचे लेवल पे रहेगा। अच्छा, कृष्णपाल गुर्जर आप कह रहे हो कि 100 से ऊपर सभाएं कर चुके हैं, लेकिन तकरीबन सब में उनका रिएक्ट होता है हर बार भाषणों में। वो कहते हैं जी मैदान सभा चट है, कोई आने को तैयार नहीं है। कई उन्होंने शब्दों को उच्चारण ऐसे किया है मानो जैसे वो कहीं ना कहीं घमंड में भी आ गए हों। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कल सभाएं थी उनकी, तिगांव विधानसभा में थी, जहाँ 3 गांवों में मैं वहाँ पर रहा था, जो कोराली और अर्रुआ और मझावली, इनमें मैं भी साथ था वहाँ पर। और वो जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनको गिनवाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं। पर हाँ, ये तो सबको पता है कि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। जहाँ तक एक बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, कभी कहते हैं जी उन्होंने इनकार कर दिया टिकट लेने से, अब उनको मनाया जा रहा है। तो वो स्थिति यहाँ बनी हुई है। और बीजेपी ने तो बहुत बड़ी पहल ले ली है, 100 से ऊपर सभाएं अभी हो गई हैं और दूसरी पार्टियों के भी कैंडिडेटों के नाम नहीं है। बसपा ने ये कह दिया कि हम स्वतंत्रों के चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जेजेपी ने कह दिया कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, सभी 10 की 10 सीटों पर लड़ाएंगे। इनेलो ने कह दिया हम सारी की सारी 10 सीटों पर लड़ाएंगे। पर किसी भी दल ने हरियाणा में अभी कोई किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। ये पहल सिर्फ भाजपा पार्टी ने किया, क्योंकि भाजपा पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में थी और सारे के सारे जो व्यवस्थाएं होती हैं चुनाव की, उनको पार्टी ने बहुत समय रहते हुए पूरा कर लिया था। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की घोषणा की गई है, कहीं ना कहीं उनका अंदर खाने विरोध भी हो रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पे कोई नहीं कहता, लेकिन ये कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। कई बार लोग ये भी कहते हैं। देखिए, राजनीति है, मित्र भी होते हैं और
उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो साथ विरोधी भी होते हैं, परंतु जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जीतने के लिए 51% आदमियों की ज़रूरत होती है। जो 49% बचे हैं, उनमें से जितने से ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ कर सकें, वो उससे हमारी जीत और आगे बढ़ती है। इस समय पार्टी पूरी चुनावी मोड में है, सारे के सारे समय भी बहुत है हमारे पास। अभी वोट डलने में पूरे 50 दिन बचे हुए हैं और लगभग 500 के करीब गांव इस लोकसभा में है और 7-8 ये बड़े बड़े शहर हैं। तो निश्चित तौर पर इन 50 दिनों में जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं या जो कोई और सामाजिक संगठनों के प्रमुख हैं या समाज में और महत्वपूर्ण लोग हैं, अभी इतना समय है कि उनको चिन्हित कर उनको अब उनसे बात की जाएगी। अगर कोई नाराज़ है उनको मनाया जाएगा और पार्टी की मुख्य धारा में उन सबको जोड़ा जाएगा। आप जो इशारा कर रहे हैं वो सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ जाता है। करण सिंह दलाल संभावित दावेदार हैं, 2 लोगों के बीच में टिकट है इस समय, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल का दावा है कि जिस दिन टिकट मिलेगी उस दिन जलजला आ जाएगा। ये बीजेपी जो आज दिखाई दे रहे हैं, हंसी के फुहारे लगा रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी की करारी हार होगी। जो 6 लाख वोटों से जीतने का दावा करते हैं, 6 लाख वोटों से हारना पड़ेगा। देखिए, जो 2 नाम आपने बताए हैं, दोनों में से कोई भी आ जाए, जीत तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्टी की है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की है। जो कृष्णपाल गुर्जर ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं ना, वो काम बोलते हैं। और समाज और राजनीतिक दल जो भी लोग होते हैं वो सब ये देखते हैं कि किसने ज़्यादा अच्छा काम किया। और जहाँ तक आप चौधरी करण सिंह दलाल की बात कर रहे हैं, कभी तो अखबार में आता है महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल रही है, कभी आता है चौधरी करण सिंह दलाल जी को टिकट मिल रही है। मैंने कहा किसी को भी मिल जाए, जीत तो भाजपा की ही होनी है निश्चित तौर पर। लेकिन दलाल समर्थकों का ये भी कहना है कि ये बीजेपी के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, सेकंड लाइन लीडर्स हैं, वो कितना भी जोर लगा लें, करण सिंह दलाल की जीत को नहीं रोक पाएंगे। मैं ऐसी बात नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं तो दिली इच्छा है मेरी तो करण सिंह दलाल जी ही चुनाव लड़ें। उनको पता लग जाएगा जो पलवल के अंदर उन्होंने यहाँ राजनीतिक आतंकवाद फैलाया था। राजनीतिक आतंकवाद का मतलब जो उनके विरोधी थे, चाहे वो उन्हीं के दल में हो, चाहे वो दूसरे विपक्षी दलों में हो, जिस तरीके से उन्होंने अपने राजकाज के समय में लोगों को प्रताड़ित किया था, आम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे। 302 और 307 के मुकदमे तो ऐसे दर्ज हो जाते थे जैसे 107, 151 दर्ज हो रही हो। व्यापारियों के ऊपर छापे डलवाए थे, झूठे घी के और तेल के सैंपल भरवाए गए थे। उसी तरीके से बिजली विभाग ने दुनिया भर के छापे उस समय मारे थे। लोग बाग उस चीज़ को भूले नहीं हैं। चौधरी करण सिंह दलाल का तो मैं कहता हूँ कि कतई साफ सुपड़ा है बिल्कुल, और उनका तो राजनीतिक कैरियर जो है अब अंत की तरफ है, वो ढलान पर है बिल्कुल। वो चुनाव ये लड़ लें, इस चुनाव में उनको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि वो कितने पानी में खड़े हैं और उनको आटे दाल का जो भाव है वो पता लग जाएगा। अच्छा, विधायक नहीं भी हैं तो भी करण सिंह दलाल की अफसरशाही में बहुत ज़्यादा चलती है, ऐसा कहा जाता है। जहाँ भी वो फ़ोन करते हैं काम तुरंत हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक मंत्री फ़ोन करते रह जाते हैं, अफसर सुनते भी नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा बात नहीं समझता। बीजेपी के जो विधायक हैं, इतने दुनिया भर के काम हमारे पलवल कंस्टिट्यूंसी में हुए हैं, दुनिया भर के काम फरीदाबाद इसमें संसदीय क्षेत्र में हुए हैं, उनको बुलाया कैसे जा सकता है? जो इस समय पलवल की कनेक्टिविटी बनी है, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी राज की इतनी बड़ी देन है कि आज पूरे के पूरे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से पलवल का कोई मुकाबला नहीं है। तो थे हमारे बीच में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य व बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह राणा। आपने सुन भी लिया होगा केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने किस प्रकार से गिनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर की जीत तय है और तीसरी बार ही मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।